जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला सीडीएस कैट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 2025 का जो सीडीएस का पहला पेपर हुआ है। जी हाँ, सीडीएस 1 पेपर के बारे में बात कर रहा हूं, जो अभी कुछ समय पहले 13 अप्रैल को आपका पेपर हुआ था। उस पेपर में पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सवाल आए थे उन सवालों का सही जवाब क्या होगा और हमने कहाँ पर वो सवाल करे थे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए बिना कोई देरी के हम सवालों को करना शुरू करते हैं। देखिए, सवाल मैं करवाना शुरू करूँ उससे पहले याद रखिएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में जितना भी पूरा वैल्यू होती है, जिस तरह के भी सवाल आते हैं, पूरा जो यहाँ पर खेल है वो आपके लैंग्वेज का होता है। अगर आपको भाषा की समझ है बहुत अच्छे से, आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया क्वेश्चन की, तो आपको सवाल आसान लगेगा। बट लैंग्वेज को अगर आपने नहीं पकड़ा है तो आपके लिए सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, केवल ये पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं सेम क्वेश्चन बोलूंगा आपको, सेम स्टेटमेंट मेरा रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सवाल के बारे में बात करें ना, कहाँ करवाया वो यहाँ पर मैंने स्लाइड लगा दी, आप देख लीजिएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि देखो ये मैंने यहाँ करवाया था, ये स्लाइड मैंने लगा दी है, आपने बैचेस के अंदर देखा है, तो यहाँ पर मैंने चीजें करवाई है। कुछ स्लाइड्स ऐसी जो कि मैंने विक्रांत बैच में करवाया था, जो वाईटी के ऊपर थी। जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ये वाईटी पे ही करवा दिया था मैंने। तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे, मतलब 60% क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने वाईटी पे करवा दिए थे, और 40% सवाल ऐसे थे जो कि मैंने यहाँ पर आपका जो पेड बैचेस था विराट था वहां पर करवाए थे। तो स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए पहले सवाल के बारे में बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी? जीएसटी को किस अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? बहुत आसान सवाल था और इस सवाल को हमने कई बार किया था। इस एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग जब विक्रांत पढ़ रहे थे, वाईटी के ऊपर हमारा जो बैच है, जब हमने विक्रांत की शुरुआत करी उस टाइम पर भी हमने बात करी थी 101वें संवैधानिक संशोधन के बारे में, जो कि 2017 के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जीएसटी को भारत के संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया। तो सवाल का बेसिकली जवाब क्या था? इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। आसान था, ऑलरेडी हमने यहाँ पर किया था। अगले सवाल के बारे में बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी के बारे में सवाल पूछा गया। देखो, बड़ा बेहतरीन सवाल, और जिसने भी सीवीसी को सही तरीके से पढ़ा है, बिकॉज इसमें पूरा खेल लैंग्वेज का था। जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट देखने में लगता है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बट वास्तविकता में स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं बताता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सीवीसी को लेकर पहला स्टेटमेंट है, सीवीसी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उसको भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है, द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो होम मिनिस्टर होते हैं वो उस कमेटी के एक मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करती है। ये बात भी स्टेटमेंट में बिल्कुल सही था। तीसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करें, द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस the leader of the single largest group in opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommend the appointment of the Central Vigilance Commission। ये कहा जा रहा है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है, ध्यान से इस लैंग्वेज को समझिएगा, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है, कैन बी, ये हो सकता है साहब कि जो अपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी है उसका जो लीडर है वो भी सीवीसी के अपॉइंटमेंट के अंदर अपना योगदान देंगे, मतलब वो भी सीवीसी के अपॉइंटमेंट के अंदर भागीदार रहते हैं। अब ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात बिल्कुल सही कि जो लार्जेस्ट पार्टी का मेंबर होता है, जो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता है, वो सीवीसी के अपॉइंटमेंट के अंदर या उस कमेटी के अंदर वो मेंबर होता है। ये बात बिल्कुल सही, बट यहाँ पर लिखा है इन द सर्टन सर्कमस्टेंसेस। नहीं बेटा, सर्टन सर्कमस्टेंसेस नहीं, हर तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो मेंबर रहते ही हैं। कोई स्पेसिफिक या कह सकती है कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का होना यहाँ पर जरूरी नहीं होता है, कोई भी कंडीशन हो वो रहेंगे ही यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट घुमा के दिया गया था, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या है कि आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्जैक्टली सही है ना। याद रखिएगा, सवाल का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला सवाल, ये ऑलरेडी आसान सवाल था, करा ही हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के संविधान के अंदर हमारा जो 8वां शेड्यूल है उसमें लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई? देखो, सवाल घुमा के पूछा गया। सवाल ये था कि आज अगर मैं बात करूं तो 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं देकर रखी, बट शुरुआत में संविधान की 14 भाषाएं थी। तो 14 भाषाओं के अलावा जो एक एक्जैक्ट अलग भाषा यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर मैथिली है। याद रखिएगा, मैथिली इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर दिखा है, मैथिली भाषा को बाद में जोड़ा गया है, मैथिली भाषा को यहाँ पर बाद में जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब कोंकणी को भी बाद में जोड़ा गया है। अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई, लेटेस्ट इसमें से कौन सी? लेटेस्ट मतलब सबसे बाद में किसको जोड़ा है? तो देखो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, कोंकणी को 1992 के अंदर जोड़ा गया, बट मैथिली को 2003 के अंदर जोड़ा गया। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, लेटेस्ट मैथिली को यहाँ पर जोड़ा गया। तो सवाल का सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर है। सवाल को घुमा के पूछा गया था, और आई होप कि आपका सवाल को ध्यान से पढ़ के आपने करा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, ये भी करा ही हुआ था। सवाल क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इनमें से किस राज्य की, याद रखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, है ना, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इसमें से किस राज्य की। अब देखो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे बिहार के अंदर, बट बिहार को देखिए हमने यहाँ पर करा भी था कि बिहार की अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूं, बिहार की 16 सीट्स है और तमिलनाडु के पास यहाँ पर 18 सीट्स है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही सवाल था और सवाल बड़ा बेसिक था, बहुत ऐसा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, बट कई बार क्या होता है कि बेसिक सवाल को करने में ज्यादा समस्या होती है। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। याद रखना तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन आर करेक्ट। नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ये वाला सवाल हमने नहीं किया था, है ना, मैं क्लियरली कहूं, इसको हमने नहीं किया था, सवाल को हमने नहीं किया था। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन हमने पढ़ा तो था, बेसिक इंफॉर्मेशन में ली थी, बट उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई भी थी, हमने चीजों को समझा भी था, बट एक स्टेटमेंट यहां पर हमने उसके बारे में बात नहीं करी थी। मैं नहीं बोलूंगा कि स्टेटमेंट में नहीं बोला था, हमने इस कमीशन के बारे में बात करी थी, हमने कमीशन के बारे में बहुत डिटेल में बातें करी है, कमीशन के बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ा था, कमीशन को हमने देखा भी था, बट एक स्टेटमेंट मैंने यहां पर बताया नहीं था और वो स्टेटमेंट आ गया था। स्टेटमेंट क्या था हम देखते हैं, एक ही सवाल बाहर ऐसा है, बाकी ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। दूसरा हमने स्टेटमेंट देखा था, इट हैज द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर द वुमन। ये बात भी मैंने बताई थी कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमन है उसने जो बात बोला है उसको मानना पड़ता है सरकार को, आप मना नहीं कर सकते। अब देखो दो ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही थे, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करते तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता और ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता। आपको चूज करना था ए और डी में से। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट हैज द मैंडेट टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमन। इसके बारे में हमने यहाँ पर एक्जैक्टली बात नहीं करी थी, हमने इनडायरेक्टली बात करी थी, बट ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं को जितनी भी पॉलिसी अफेक्ट करती है उन सारी पॉलिसीज के बारे में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है और ये मैंडेट होता है गवर्नमेंट को कि साहब गवर्नमेंट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की कह सकते हैं कि एडवाइस लेन पॉलिसी के ऊपर। ये मैंडेट वाला शब्द मैंने यूज नहीं किया था, बाकी हमने पढ़ा था। तो अगर अपन इसको थोड़ा दिमाग लगा कर भी करते तो सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। केवल एक सवाल था जो बाहर का था, बाकी सारी चीजें हमने कर ली थी। चलिए आगे बात करें। Which of the following statement is are as per the Constitution of India is are correct as per the Constitution of India। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और बड़ा गहराई के साथ घुमा के सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। हालांकि 2-3 स्लाइड के थ्रू ये सवाल होता, हालांकि हमने जब आर्टिकल 21A पढ़ा था उसके अंदर ये चीज पूरी क्लियर हो गई थी। स्टेटमेंट कहा जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड द राइट टू एजुकेशन इन द चैप्टर ऑफ द DPSP। यहां पर कह रहा है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डीपीएसपी के अंदर राइट टू एजुकेशन को हमने ऐड किया है। गलत है, राइट टू एजुकेशन को हमने डीपीएसपी के अंदर ऐड नहीं किया था। राइट टू एजुकेशन को हमने ऐड किया है किसमें, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया आर्टिकल 21A में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं। राइट टू वर्क जैसी कोई भी चीज हमारी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आती, नहीं है राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थे। ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन और नॉर टू, ये स्टेटमेंट इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करें। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, हालांकि करा था हमने। ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर सवाल था। 4 से 5 स्लाइड्स थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में, हमने डिटेल के अंदर पढ़ी थी। सवाल पूछा जा रहा है, द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू परस्यू मोटू एनी क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है कि साहब स्पीकर को अगर लगता है साहब तो वो खुद से जो प्रिविलेज है पार्लियामेंट के मेंबर्स के, उनके उसको लेकर अगर कोई इशू है तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो खुद से एक निर्णय ले सकते हैं या खुद से उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही था। क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेजेस अकॉर्ड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स इन द लिस्ट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रिविलेज के एक सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज होते हैं, वो जो पार्लियामेंट का रेगुलर बिजनेस है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रिविलेज का सवाल है साहब तो पहले उस पर डिस्कशन होगा, सीधी सी बात है। हम एक अलग स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो पहले उस पर डिस्कशन करना जरूरी है ना, कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो पहले डिस्कशन करेंगे उस पर, ये बात भी बिल्कुल सही। तीसरा, द प्रिविलेज एक्सटेंड टू फ्रीडम फ्रॉम द प्रिवेंटिव अरेस्ट टू डिटेंशन। नहीं साहब ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि देखो द प्रिविलेज एक्सटेंड टू द फ्रीडम फ्रॉम द प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये चीज गलत है, स्टेटमेंट पूरा गलत है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेटा उन्हें प्रिवेंटिवली डिटेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं कर सकते, किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? केवल 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा सही है बेटा, बाकी तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करें, बड़ा आसान सवाल। अस डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इंक्लूड्स। आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूं तो स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आती, स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता। सीधी बात, स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, चाहे विराट की मैं बात करूं विक्रांत, दोनों के अंदर हमने पढ़ा। स्टेट के अंदर आता है आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, सारी की सारी इसके अंदर आएगी। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एंड 4। आसान सवाल था, बड़ा आसान सवाल था। अगले सवाल के बारे में बात करें। ओके, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन इज एन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। एडजर्नमेंट मोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अभी करा था हम लोगों ने। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल सही बात है साहब। एडजर्नमेंट मोशन का जो मेजर आप कह सकते हैं कि मेजर जो मकसद है वही होता है कि जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट पब्लिक मैटर है उसके ऊपर जो पार्लियामेंट उसका ध्यान खींचना चाहते हैं, हाउस का ध्यान खींचा जाता है, इसीलिए इसको लाया जाता है। दूसरी बात, एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर। बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट के रेगुलर प्रोसीजर से थोड़ा अलग होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है, ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता। सडनली मैटर आ गया पब्लिक अर्जेंट इंपॉर्टेंस का, तब इसको लेकर आया जाएगा, तो ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक तरीके से प्रोसीजर हम इसको कह सकते हैं। This motion can be invoked on any matter of urgent importance that may even be within the jurisdiction of the state government। बिल्कुल सही बात है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के या उसके जुरिडिक्शन का भी कोई ऐसा मैटर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन के अंदर आता है, क्या उसको भी एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। बट लास्ट जो मैटर है, द चेयर हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन टू रिफ्यूज कंसेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह कहा जा रहा है कि जो भी लोकसभा की अगर मैं बात करूं साहब, यहां पर मान लीजिए एडजर्नमेंट मोशन लाया जा रहा है, तो क्या स्पीकर को पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो उसको पूरी तरीके से एब्सोल्यूटली रिफ्यूज कर सकते हैं? एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, कंडीशन है तो रिफ्यूज करेंगे, एब्सोल्यूट नहीं कर सकते कि साहब मेरी मर्जी मैं नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता। तो सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ने सवाल का जवाब सही किया है और सवाल को घुमा के पूछने की कोशिश यहां पर की गई थी। ओके चलिए, अब इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये हमने लास्ट के दिन किया था, जो लास्ट क्लास थी विराट की, उस दिन हम लोगों ने सवाल किया था, बड़ा आसान था। यहां पर लिखा था द फर्स्ट लॉ कमीशन रिकमेंडेड इंडियन पीनल कोड 1860। ये देखो यहां पर हमने कहा था, हाँ साहब, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसी ने इसको कह सकते हैं रिकमेंड किया था इंडियन पीनल कोड को 1860 को। हाँ बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच बात थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन पीनल कोड 1860 हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसको भारतीय न्याय संहिता के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, बात करी, तो सवाल का जवाब क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखो सवाल इस तरह के आते हैं तो याद रखना, इन सवालों का जवाब देना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सवाल आपको आने भी चाहिए, याद रखिएगा। इंडियन पीनल कोड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल यहां पर था। ओके, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द काका कालेकर कमीशन। बिल्कुल सही बात है, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भारत सरकार के द्वारा सेटअप किया गया तो उसे काका कालेकर कमीशन कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर कहा जा रहा है द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज द मंडल कमीशन। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था, हमने कभी भी थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में नहीं पढ़ाई करी, हमने बात करी थी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में, और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को मंडल कमीशन कहा जाता था, थर्ड को नहीं कहा जा रहा है। तो ये चीज याद रखना। सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सेकंड को थर्ड बना दिया था, बड़ा आसान सवाल था, करा हुआ था। तो सवाल का सही जवाब यहां पर है 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट यहां पर टोटली आपका गलत था। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं, आप सभी अपने ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।